हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन हब। आज के लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7, बट उससे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। सो दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ 2024। मे गॉड ब्लेस यू विथ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस। ओके, चलिए बिना देरी की स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर नंबर 7 से। तो हमने 6th क्लास NCERT स्टार्ट कर रखी है, जिसमें आज हम देखेंगे फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर। इससे पहले एक चीज़ मैं आपको इम्पॉर्टेंट वन जो बता दूं, तो आपको नोट्स यहाँ पे दे रखे हैं, तो यू डोंट हैव एनी नीड टू मेक लॉट ऑफ नोट्स बिकॉज यहाँ पे सब कुछ रिटन है। जो भी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो मैंने सारा यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, ठीक है। तो आप PDF टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। और इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया हुआ है, दैट इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो आपको अगर लगता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अभी स्टार्टिंग नहीं करी है, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। हर संडे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक वीडियो आएगी। एनीवेज वी विल स्टार्ट विद द NCERT राइट नाउ। तो अब यहाँ पे आज की जो स्टोरी है वो रोशन से शुरू होती है। रोशन एक लड़की है, उसके ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी ने उसको पैसे दिए हुए थे ऑन हर बर्थडे। अब उन पैसों से वो चाहती थी कि मैं एक CD परचेज़ करूँ, है ना। वो CD परचेज़ करने के लिए जाती हैं। जैसे ही वो शॉप की तरफ चलते हैं तो उनको दिखता है उस नोट के ऊपर बहुत कुछ, जैसे कि गांधी जी की पिक्चर, गांधी जी का स्माइलिंग फेस। राइट साइड में गांधी जी की पिक्चर थी और एक तरफ पे लाइन थे, यानी कि शेरों की इमेजेस थी, एज यू कैन सी इन द पिक्चर दिस वन। पहले वाले जो नोट थे उन पे ये दिखती थी चीज़ें, राइट। तो अभी यहाँ पे NCERT में अपडेट नहीं हुई है ये चीज़। एनीवेज, तो इन नोट्स के ऊपर हमें ये चीज़ें दिखती हैं। तो गांधी जी की स्पेशली मैं बात कर रही हूँ। तो ये सारनाथ लाइन है, ठीक है। सारनाथ आपने सुना होगा, तो उनकी इमेज लगी हुई थी। नाउ रोशन के दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज करता है कि ये क्या चीज़ है, व्हाट इज़ दिस, ठीक है। क्यों क्यों गांधी जी की इमेज है। और ये जो स्पेशल, चलो गांधी जी का तो उनको पता था, कि पता ही होता है बच्चों को गांधी जी कौन हुआ करते थे, बट ये लाइंस का क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्वेश्चन वहाँ पे इमर्ज हो जाता है। चलिए यहाँ से ही स्टोरी स्टार्ट होगी, तो आपको आइडिया लग गया होगा आज हमारा जो फोकस होगा दैट वुड बी ऑन मौर्यन एम्पायर। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैंने एंशियंट हिस्ट्री ऑलरेडी कवर कर रखी है, वहाँ से ये लेक्चर देख लेना मौर्यन एम्पायर का। तो उसमें मैंने पूरा बताया है कैसे डायनेस्टी स्टार्ट होती है और कैसे कैसे किंग्स आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर, या फिर यू कैन से द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। फिर उसके बाद बिंदुसार आएंगे, फिर अशोका आते हैं। तो आज जो हमारा मेन फोकस होगा दैट वुड बी ऑन अशोका द ग्रेट। डन। चलो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ। लाइन्स दैट वी कैन सी ऑन आवर नोट्स एंड कॉइन्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। अब के 1 रुपये में तो ये नहीं देखने को मिलती इतनी ज़्यादा चीज़ें, बट ठीक है, कुछ एक कॉइन्स पे आपको देखने को मिलेगी स्टिल अभी भी। तो वहाँ पे हम देखते हैं इन लाइन्स की पिक्चर जो है वो बनी होती हैं। एक मैसिव स्टोन पिलर भी बना हुआ है सारनाथ में। सारनाथ जो है आपने देखा भी होगा। बुद्ध जी का क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, आप कमेंट में बताना पक्का से, जो सारनाथ में उन्होंने अटेन किया था। तो आप मुझे बताओगे ये कमेंट सेक्शन में। तो हम देख चुके हैं कि सारनाथ पिलर यूपी में है, तो वो चीज़ यहाँ पे बताएगी। तो अशोका हु वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नोन टू द हिस्ट्री। तो वो क्या करते हैं, एक हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि अशोका जो थे उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस बनवाए हुए थे। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, बेसिकली मान लो ये कोई रॉक है या फिर ये कोई पिलर है, इसके ऊपर अपनी टीचिंग्स को लिख देना, ठीक है। और इनके ऊपर ही क्यों लिखना, नॉट ऑन द नोटबुक्स, नोटबुक्स के ऊपर ना लिख के किसी रॉक के ऊपर लिख दिया या फिर इस पिलर के ऊपर लिख दिया। तो हम क्या चीज़ नोटिस करते हैं कि ये चीज़ें लिखी हुई काफ़ी टाइम तक चलेंगी। तो इसी वजह से जो अशोका ने अपनी जितनी भी बुद्धा जी की टीचिंग उनको पास ऑन करवानी थी, वो सारी कहाँ पे करवाई, इंस्क्रिप्शंस के ऊपर करवाई। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, कोई भी हार्ड सब्सटेंस, इट कैन बी अ रॉक, इट कैन बी अ मेटल, जिसके ऊपर क्या करते हैं, इंस्क्राइब करते हैं, ठीक है। इंस्क्राइब मतलब उनके ऊपर लिखवा देते हैं ताकि वो काफ़ी टाइम तक देखने को मिले। और एक तरह से अशोक का जो किंग थे उनका और पब्लिक के बीच में जो कनेक्शन था दैट वाज बिकॉज ऑफ द इंस्क्रिप्शन। लोगों को जो भी टीचिंग उन्होंने पहुंचानी होती थी तो वो उसके लिए क्या करते थे, एक इंस्क्रिप्शन बनवा दिया करते थे या फिर एक पिलर स्टैंड करवा दिया करते थे, ताकि लोग उसको पढ़ें और वहाँ से एनालाइज करें कि हमें क्या चीज़ें अपनी लाइफ में ऑप्ट करनी चाहिए। चलो नेक्स्ट चीज़, before we find out what was written in these inscription, let us see why this kingdom was called an empire. अच्छा, अब देखो बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी। पहले हमने जब स्टार्ट करी तो चलो हंटर गैदरर थे, फिर हर्डर्स बने, हर्डर्स के बाद ट्राइब्स आई, फिर विलेजेस बने, विलेजेस के बाद राजा नाम की चीज़ आने लगी, फिर किंग बोल दिया हमने। प्रॉपर राजा तो हुआ करता था जो स्किल्ड होता था और जिसके ब्रेवनेस बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। बट उसके बाद हम देखते हैं किंग, किंग आता है जब, तो था तो वो भी राजा ही, पर उसमें जो
क्राइटेरिया था वो चेंज हो जाता है, राजा का बेटा राजा बनने लगा अचानक से। अब हम देखेंगे अब बन चुका है किंगडम के बाद एक बहुत बड़ा एम्पायर, मतलब अब जो एक्सटेंशन होगा, लैंड जो ऑक्यूपाई होगी, जो टेरिटरी होगी, वो बहुत ज़्यादा एरिया तक ऑक्यूपाइड रहेगी। तो वही चीज़ इसका बताता है। Then empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather. So you have to remember that series, या फिर आपने अगर एंशियंट हिस्ट्री नहीं देखी है तो पक्का से वहाँ से देख लेना। इवन यू डोंट हैव एनी नीड टू राइट एनीथिंग बिकॉज मैंने आपको नोट्स ऑलरेडी दे रखे होंगे उसके टेलीग्राम चैनल पे। तो देखो यहाँ पे बात होगी अब मौर्यन एम्पायर की। मौर्यन एम्पायर में हम देखते हैं सबसे पहले आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ही इज़ कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का आता है बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद आते हैं अशोका, यानी कि अशोका के फादर कौन थे, तो बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुए अशोका के, तो ग्रैंडफादर। तो जो मौर्यन एम्पायर था वो किसने एस्टेब्लिश किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त जो है एक बहुत ही वाइज मैन हुआ करते थे, जो कि उनको डायरेक्ट किया करते थे, डायरेक्शन दिया करते थे। उनका नाम था चाणक्य या कौटिल्य। ठीक है, इससे पहले अगर आपको ध्यान हो, मैंने महापद्मानंदा के बारे में आपको बताया था कि एक नंदा डायनेस्टी भी आई थी, हरिंक्या डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, देन नंदा डायनेस्टी। महापद्मानंदा के बाद आए थे धनानंद। ठीक है, धनानंद ने भी काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट तक अपना एक्सटेंशन किया, वो जो कांधार तक्षशिला वाला एरिया था। बट होता क्या है, धनानंद ने क्या किया था, अपने किंगडम के अंदर जो चाणक्य थे उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी थी। इवन इतनी बेइज्जती करी कि उनके बाल भी खोल दिए थे। तो चाणक्य को उस चीज़ का बहुत ज़्यादा गुस्सा था, उनको रिवेंज भी लेना था और धनानंद को गद्दी पर से हटाना था। तो दैट्स वाई वो चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देते हैं और ये बना देते हैं एम्पायर, नॉट ओनली द किंगडम बट एम्पायर। तो कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त भी है, ये भी है, इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज़, और चाणक्य भी है। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो कि आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी रिगार्डिंग द मौर्यन एम्पायर। तो चाणक्य जी की या फिर कौटिल्य या फिर इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, नोट्स में मैंने लिख रखा है, यू डोंट हैव एनी नीड टू राइट। तो चाणक्य जो हैं या फिर जिनको कौटिल्य भी कहा गया, उन्होंने अपनी जितनी भी टीचिंग्स हैं वो सारी एक बुक के अंदर दे रखी हैं जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से हो सकता है आपको लगे कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट इन्होंने कवर करे हों, बट ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने ना सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स कवर करे थे, बट ही ऑल्सो कवर्ड ऑल द पॉलिटिकल एस्पेक्ट, और इवन कि फैमिली कैसे चलनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो थी वो अर्थशास्त्र के अंदर मेंशन थी। नाउ कमिंग टू द डायनेस्टी जब एक ही फैमिली के रूलर बनते हैं, यानी कि मान लो किसी के फादर हैं, वो राजा हैं, तो उनका लड़का जो होगा वो भी क्या बनेगा, राजा। यानी कि यहाँ पे आपको स्किल होने की ज़रूरत नहीं है, बट फैमिली टू फैमिली पास होती चलेंगी चीज़ें, जनरेशन टू जनरेशन पास होती चलेंगी चीज़ें, और आप देखोगे कि एक ही फैमिली के अंदर आपको सारे राजा मिलेंगे, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा। तो मौर्यन डायनेस्टी अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, उनके लड़के बिंदुसार आते हैं, बिंदुसार का लड़का अशोका आता है। अशोका जो है बहुत ज़्यादा एक्सपांशन करते हैं। बहुत सारी सिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी इस एम्पायर के अंदर, एज यू कैन सी इन द इमेज एज वेल। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्लरिश होगी वो है तक्षशिला। तक्षशिला के बाद पाटलिपुत्र जो कि बिहार वाले एरिया में है, उज्जैन, ये तीन जो सिटीज़ होंगी दे आर मेनली रिलेटेड टू द एक्सपेंशन बाय द अशोका। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ आप देखोगे, पाटलिपुत्र यानी कि बिहार वाला एरिया, तक्षशिला नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, उज्जैन यानी कि आपका अवंती का अगर आपको ध्यान हो तो ये नियर बाय गुजरात के बिल्कुल ईस्ट में आप देखोगे। तो इतनी ज़्यादा एक्सटेंशन जो है ये आपको सारी मौर्यन एम्पायर में देखने को मिलेगी। तो दैट्स वाई ये सिटीज़ जो है मेनली आपको ध्यान रखनी है कि अशोका जी से एसोसिएटेड हैं। तक्षशिला जो था इट वॉज द गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। अब देखो ये तक्षशिला वाला एरिया आ गया, ये क्या एरिया आ गया, नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ से किस तरफ को जा सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट को जा सकते हैं। तो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट, इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। वाइल उज्जैन इवन, हाँ सेंट्रल एशिया भी जा सकते हैं ना, इवन जो ईरान और इराक वाला एरिया आ गया वो सारा। देन बोला गया कि उज्जैन जो है इट्स अ रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। अब देखो कहीं ना कहीं नर्मदा रिवर बोला जाता है, जब नर्मदा रिवर आ जाती है ना, आपने ध्यान हो वेरी फर्स्ट लेक्चर अगर आपको, तो हमने देखा था विंध्याज रेंज, सतपुड़ा रेंज, और वहाँ पे एक रिवर देखी थी जिसका नाम था नर्मदा। तो नर्मदा के ऊपर सारा नॉर्थ बोला जाता है और नर्मदा के नीचे पूरा साउथ इंडिया बोला जाता है। तो जो नर्मदा रिवर है ये एक कल्चरल सिग्निफिकेंस भी आपको रखती हुई देखने को मिलेगी। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या था नर्मदा रिवर का, कि
जब भी यहाँ से ट्रेन वगैरह पास होती है ना, तो लोग यहाँ पे पैसे चढ़ाते हैं और सोना चढ़ा देते हैं, लॉट ऑफ थिंग, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से आप देखोगे ऊपर का कल्चर बिल्कुल अलग है नॉर्थ इंडिया का, और साउथ इंडिया में बिल्कुल ही अलग कल्चर आ जाएगा, दैट्स वाई। तो ये नर्मदा और रिवर के पास आपको उज्जैन देखने को मिलेगा, और यहीं से आप देखते हो कि नॉर्थ टू जो साउथ का रोड है वो कहाँ पे हम देख लेते हैं, उज्जैन के पास, इसलिए उज्जैन की इंपॉर्टेंस है। एंड देन मर्केंट्स ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लिव्ड इन दी सिटीज़। अब देखो ट्रेड के लिए कौन सी जगह ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, आपके कॉर्नर में या फिर सेंटर में? ऑब्वियसली कॉर्नर पे होंगे तो बाकी की कंट्रीज़ के साथ भी ट्रेड कर सकेंगे, ठीक है। बट अगर सेंटर में होंगे तो इंटरनल ट्रेड हो पाएगा, बट वहीं पे अगर कॉर्नर्स पे होंगे तो कॉर्नर पे क्या होगा, जो ट्रेड होगा वो ज़्यादा एनहांस करेगा। डन। तो वैसे ही पाटलिपुत्र से नॉर्थ ईस्ट वाली साइड को एक्सेस मिल जाती है हमें। बाकी सारे एरियाज़ जो थे, मतलब मेनली जो ट्रेडर हुआ करते थे, इन 3 सिटीज़ पे हमें देखने को मिलेंगे, आपके तक्षशिला, पाटलिपुत्र और उज्जैन वाले एरिया में। बट वहीं पे अगर विलेजर्स की बात करें जो कि फार्मर्स थे या फिर हर्डर्स थे, वो कहीं ना कहीं हमें सेंटर वाले एरिया में देखने को मिलती है, मेजॉरिटी जो देखने को मिलती है। कुछ एरियाज़ में जैसे कि सेंट्रल इंडिया बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हुआ करते थे, जहाँ पे लोग अपना फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा करते थे, यानी कि टिम्बर हो गया, हनी हो गया, कुछ भी हो गया, जो भी फॉरेस्ट से हमें मिलती हैं चीज़ें, वैक्स हो गया, एनीथिंग। और इवन फूड के लिए एनिमल्स को हंट किया करते थे। अगर एग्जांपल दूं तो आप बहुत सारी ट्राइब्स देखते रहते हो, जैसे कि भिल ट्राइब, मुंडा ट्राइब, संथाल ट्राइब्स। तो अभी भी इनके अंदर कल्चर है कि अभी भी ये हंटिंग करते हैं एनिमल्स की, ठीक है, बिकॉज फॉरेस्ट वाला एरिया है जहाँ पे ये लोग रहते हैं, तो दैट्स वाई इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू हंट द एनिमल्स। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस ये बोलते हैं। The places where inscriptions of Ashoka have been found are marked with red dots। अब बोला कि ऐसे प्लेसेस जो कि अशोका ने फाउंड करे वो सारे रेड डॉट से मेंशन है। नाउ यू कैन सी द ह्यूज इम्पैक्ट। कांधार वाला एरिया, लंपका, इसमें सारी जगह आपको याद नहीं रखनी है, यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना, नॉर्थ वेस्ट में भी अशोका ने सिटीज़ फाउंड करी। मानसेरा, शाहबाजगरी पाकिस्तान वाले एरिया में, कलसी, तोपरा, मेरठ। तोपरा आपने एक पिलर सुना होगा, मेरठ एक आपने पिलर सुना होगा। मेडिवल हिस्ट्री में एक राजा आएगा फिरोज़ करके, तो हम देखेंगे वो कैसे इन दोनों पिलर्स को ले जाते हैं टुवर्ड दिल्ली। तो वो एक टोपरा पिलर था और एक मेरठ पिलर था। एनीवेज वी विल वॉच दैम इन मेडिवल हिस्ट्री। फॉर नाउ इतना याद रखना कि जो टोपरा वाली एरिया है और मेरठ, टोपरा एंड मेरठ, ये दोनों जगह आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। टोपरा जो है आपके हरियाणा वाले एरिया में, मेरठ वाला आपका यूपी वाली साइड आ जाता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पिलर थे जिनको अशोकन पिलर्स भी बोला जाता था, यहाँ से उठवाए थे फिरोज शाह तुगलक ने और लेगेटेड टुवर्ड द दिल्ली, ठीक है। तो ये रेड वाले जितने भी मार्क्ड हैं, सांची स्तूप आपने सुना होगा, रूपनाथ, कौशंबी, गुजारा, सारनाथ, लौरिया एंड नंदन गढ़ी हम अभी पढ़ेंगे इन आर्ट एंड कल्चर। कलिंगा वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो कलिंगा है ना आपके, ये पड़ती है उड़ीसा में। जब यहाँ पे कलिंगा वॉर हुई थी तो अशोका का धर्म परिवर्तन हो गया था, सॉरी धर्म परिवर्तन ही बोलेंगे, हृदय परिवर्तन बोलेंगे। उनका जो दिल था वो चेंज हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा ब्लड शेड देखा, यहाँ पे इतना ज़्यादा खून खराबा देखा कि उनका मन ही नहीं रहा वॉर करने का, और उसके बाद वो चल पड़े धम्मा के रास्ते पे। धम्मा यानी कि जो बुद्धा जी की टीचिंग्स थी उनको फॉलो करने लगे। और फिर ये क्या करते हैं, जो अशोका हैं वो अपने बेटा और बेटी, जिनका नाम था महेंद्र और लड़का था, और जो संघमित्रा थी वो लड़की थी, उन दोनों को भेज देते हैं टूवर्ड श्रीलंका। श्रीलंका बोलो, आपको सेलोन भी देखने को मिलेगा, पहले का नाम जो था वो सेलोन था। तो यहाँ पे भेज देते हैं टू स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज़्म। तो इस तरह से हम देखते हैं किस तरह से कि बुद्धिज़्म जो है वो स्प्रेड होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका। फिर उसके बाद मस्की आ गया, सनाथी, सोपारा, ब्रह्मगिरी आपको याद रह जाएगा बिकॉज लास्ट के चैप्टर्स में हम ऑलरेडी ब्रह्मगिरी के बारे में बहुत ज़्यादा मेंशन कर चुके हैं। सो हेंस यू हैव टू रिमेंबर द ब्रह्मगिरी एज वेल। यारागुड़ी। तो देर आर लॉट ऑफ प्लेसेस, रामपुरवा, बहुत सारी प्लेसेस हैं जो कि अशोका ने फाइंड आउट करे। ऑलमोस्ट सारे ही सिटीज़ जो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे अशोका ने फाइंड आउट करे, बट इनमें से जो इंपॉर्टेंस रखती हैं चीज़ें वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। जैसे कि कौन सा एक याद रखना है, तोपरा वाला, एक मेरठ रखना याद, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिलर्स थे जो कि दिल्ली ले जाता है, बाद में मेडिवल हिस्ट्री में हम देखते हैं।
लुम्बिनी याद रख लेना, ये बुद्धा जी से एसोसिएटेड है। लुम्बिनी बेसिकली ये नेपाल वाले रीजन में हुआ करता था, ठीक है। तो उसके बाद पाटलिपुत्र हमने देखा है, एनीवेज पाटलिपुत्र की तो इंपॉर्टेंस रहेगी रहेगी। उसके बाद कलिंगा का मैंने बता दिया, जहाँ पे अशोका जी का हृदय परिवर्तन हुआ था। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो कि आपने ध्यान रखनी है। और इवन जितने भी डिफरेंट प्लेसेस हैं वहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ फूड देखने को मिलेंगे। इवन क्लोथिंग स्टाइल भी डिफरेंट है। इवन अगर नॉर्थ और साउथ पोर्शन देखो, नॉर्थ वाले जो भी पार्ट में आपकी स्टेट्स आएंगी वहाँ पे आप देखोगे कि कहीं ना कहीं क्लोथिंग में रिजेंबलेंस होगी, पर वहीं पे साउथ में देखोगे तो नॉर्थ से बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा या बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। ऑपोजिट नहीं बोलेंगे, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई नर्मदा रिवर आपको ध्यान रखनी है। दैट इज़ द रिवर दैट फ्लो बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड द साउथ इंडिया, साउथ पार्ट ऑफ द इंडिया एंड नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम? एम्परर जो होते हैं, अब देखो किंगडम मान लो इतना है ना, तो एम्पायर आपका इतना होगा। अब रिसोर्सेज किसको ज़्यादा चाहिए होंगे? ऑब्वियसली जिसके पास एम्पायर होगा। तो रिसोर्सेज कहाँ पे ज़्यादा चाहिए? आपके एम्पायर वालों को, ठीक है। वहीं पे किंगडम जो होगा उनको कम रिसोर्सेज चाहिए होंगे। देन उसके बाद आर्मी किसको ज़्यादा बड़ी चाहिए होगी? इंडीड जो आपके एम्पायर होंगे। तो टैक्सेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे कलेक्ट होंगे? ऑब्वियसली आपके एम्पायर वाले एरिया में, क्योंकि जहाँ पे टेरिटरी ज़्यादा होगी तो उसको संभालना भी तो है। वहाँ के लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी तो सॉल्व करना है, और अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है पैसा भी चाहिए होगा। तो दैट्स वाई जो एम्पायर होता है वो बड़ा होता है किंगडम से, और यहाँ पे आप देखोगे हर चीज़ जो है वो ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है। जो आपका एम्पायर होगा यहाँ पे हर चीज़ ज़्यादा लगेगी। एज द एम्पायर वॉज अ लार्ज, डिफरेंट पार्ट्स वर रूल डिफरेंटली। हाँ, फिर एम्पायर को क्या करेंगे? छोटे छोटे टेरिटरी को टेरिटरीज में डिवाइड कर देंगे। बट हाँ, एम्परर जो होगा, एक मेन लीडर जो होगा वो रहेगा ही रहेगा। वो क्या बोलेगा कि तुम जाके अपने गवर्नर अपॉइंट करेगा, फिर उनको भेज देगा डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज में कि जाओ यहाँ पे रूल करो, जाओ यहाँ पे रूल करो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इस तरह से। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जो कि बिहार में आपने देख लिया, दिस वन, दिस इज़ द रीजन ऑफ पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के बारे में यहाँ क्या बोला गया कि दैट वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एम्परर। इंडीड, क्योंकि कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे है तो खतरा ज़्यादा बना रहता है। दिस मेंट दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर्स, जो भी विलेजेस में रहा करते थे या फिर टाउन्स में रहा करते थे। इवन कोई अगर जिनको आपने टैक्स कलेक्शन के लिए रखा हुआ था, जिन भी रूलर्स ने, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जिनको भी टैक्स कलेक्शन के लिए रखा होता था ना, अगर वो डिसोबे करते थे किसी भी रूल एंड रेगुलेशन का, तो उस केस में उनको पनिशमेंट दी जाती थी। और बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स थे जिनको सैलरी भी दी जाती थी। मैसेंजर्स जो थे दे वेंट आउट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस कैप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल। जितने भी ऑफिशियल्स थे उनको पता नहीं होता था कि उनके ऊपर स्पाइस चेक रख रहे हैं, किसी को पता ही नहीं होता था बेसिकली कि स्पाई कौन है उस एरिया के अंदर। दैट्स वाई। फिर उसके बाद आता है देयर वर अदर एरियाज़ और प्रोविंसेस। बहुत सारे एरियाज़ और प्रोविंसेस हुआ करते थे, सभी को किसी न किसी गवर्नर के अंडर रख दिया जाता था, जैसे कि तक्षशिला और उज्जैन। Although there was some amount of control from पाटलिपुत्र and royal princes were often sent as governor। हाँ, कई बार राजा क्या करता था, अपने ही बच्चों को एज अ गवर्नर अपॉइंट करेगा और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे भेज देगा रूल करने के लिए, ताकि वहाँ पे एक तरह से चेक बना रहे। लोकल कस्टम लिए जाते थे, यानी कि टैक्सेस अप्लाई करे जाते थे और रूल्स फॉलो किए जाते थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मॉरियंस थे दे ट्राई टू कंट्रोल द रोड्स एंड रिवर। रोड्स को भी और रिवर्स को भी कंट्रोल करने का उन्होंने ट्राई करा, बिकॉज वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है और इवन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हुआ करते थे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स एंड ट्रिब्यूट। फॉर एग्जाम्पल अर्थशास्त्र मेंशन करती है, जो कि कौटिल्य ने लिखी थी, विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य जी ने लिखी थी, कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया था दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द ब्लैंकेट्स, और जो साउथ इंडिया वाला पोर्शन था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट बिकॉज ऑफ द गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स। तो यहाँ से पता लग गया हमें कि अगर इम्पॉर्टेंस है आपके जो नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन है और साउथ इंडिया, तो वहाँ पे क्या करेंगे, ऑफिशियल्स को रखा जाएगा सो दैट दे कैन कलेक्ट द टैक्सेस। ट्रिब्यूट क्या होता था? अब टैक्सेस भी बोल रहे हैं, ट्रिब्यूट भी बोल रहे हैं, तो इन ट्रिब्यूट और टैक्सेस में क्या डिफरेंसेस हैं वो देख लेते हैं। तो जो ट्रिब्यूट होता था वो टैक्सी से थोड़ा सा डिफरेंट हुआ करता था। टैक्सीज जो थे वो रेगुलर बेसिस के ऊपर लिए जाते थे, बट जो ट्रिब्यूट हुआ करते थे जब पॉसिबल होगा, मतलब लोगों के पास जो है वो उनको लगता है कि ज़्यादा है इस टाइम पे, तो उस केस में ट्रिब्यूट ले लेते थे। या फिर लोगों की मर्जी होती थी, इफ़ दे वांटेड टू गिफ्ट टू दियर एम्परर, अगर वो अपने एम्परर को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो उस केस को हम बोल देते थे ट्रिब्यूट। पर जो टैक्सेस थे दे वर एप्लीकेबल टू एवरी वन। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर फार्मर है तो सारे के सारे फार्मर्स के ऊपर सेम आप देखोगे टैक्सेस हुआ करते थे, बट ट्रिब्यूट वेरी फ्रॉम वन क्लास टू अनदर।
बहुत सारे फॉरेस्टेड रीजन्स देखने को मिलेंगे, लोग यहाँ पे रहा करते थे, मोर और लेस इंडिपेंडेंट, बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट, टिम्बर, हनी एंड वैक्स टू द मौर्यन ऑफिशियल्स। ऑल्दो जो जंगलों के एक्सट्रीम बीच में रहा करते थे वो इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं। बट हम देखते हैं कि जब ज़रूरत पड़ती थी राजा को तो उस केस में उनको एलिफेंट प्रोवाइड करने पड़ जाते थे, टिम्बर, हनी, वैक्स, तो एनीथिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। तो जो मेगस्थनीज थे, दे वॉज मेगस्थनी जो था ये एक एम्बेसडर आया था टू द मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य जब रूल कर रहे थे, मेगस्थनी को किसने भेजा था? एक ग्रीक रूलर हुआ करते थे जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर जो थे, ही वॉज रूलिंग इन द ग्रीक रीजन। तो ये क्या करते हैं, अपने एक एम्बेसडर मेगस्थनी को भेजते हैं एज एन एम्बेसडर टू द चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में। मेगस्थनी की एक बुक है बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिका। अपनी बुक इंडिका के अंदर लिखते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में रिलेटेड टू द चंद्रगुप्त मौर्य, कि हाउ दे एस्टेब्लिश दियर रूल, कैसे ग्रैंड रॉयल प्रोजेशंस हुआ करती थी उनके पास, और पब्लिक को कैसे मेंटेन करते थे, और कैसे रथों के ऊपर वो लोग आया करते थे। गोल्डन रथ नहीं बोलेंगे, वो जो एक होता है ना, शादी भी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, पालकी टाइप होती है, उसके अंदर बिठाई होती है दुल्हन, फिर वो पीछे से लकड़ी लगाई होती है, ऐसे उठा के चलते हैं, तो दैट इज़ द पैलेंक्विन, ठीक है। गोल्डन के यानी कि सोने के बने होते थे। और ये बताया जाता है कि जो एलिफेंट्स थे उनको गोल्ड या सिल्वर से डेकोरेट किया जाता था। और जो गार्ड्स हुआ करते थे अपने साथ वो लाइव बर्ड्स लेके चलते थे, जैसे कि फ्लॉक ऑफ ट्रेंड पैरेट्स जो कि सर्कल करते रहते थे अराउंड द एम्परर। जब किसी के सिर पे पत्थर बजता है तो हम ऐसे ज्यूम करते हैं कि उसके तो तोते उड़ गए, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ सिनारियो होता है। जो किंग था वो नॉर्मली सराउंडेड होता था आर्म्ड व्यूमेन से भी, उनको डर होता था कि कोई उनको मार ना दे। इवन जो सर्वेंट्स हुआ करते थे, जब राजा खाना खाने के लिए बैठता तो उनकी थाली से पहले सर्वेंट खाएगा, ताकि ये चेक रहे कि उनकी थाली में किसी ने कुछ जहर वगैरह मिक्स तो नहीं कर दिए। कभी भी वो एक बेडरूम के अंदर नहीं सोया करते थे, बिकॉज डर रहता था कि क्या पता किसी इन्वेडर को पता चल जाए आज कौन से रूम में सोए हुए हैं किंग, तो उस वजह से रूम जो थे वो भी डेली चेंज हुआ करते थे। पाटलिपुत्र की बात करें, जो कि आज का पटना बिहार वाला एरिया है, वहाँ पे बताते हैं कि बहुत बड़ी और ब्यूटीफुल सिटी हुआ करती थी, ठीक है, उस टाइम पे। इट इज़ सराउंडेड बाय मैसिव वॉल, बड़ी बड़ी वॉल्स लगी हुई थी उस सिटी के अराउंड, और 57 टावर्स थे और 64 गेट्स थे, ओनली इन द पाटलिपुत्र रीजन। सिर्फ पाटलिपुत्र की बात हो रही है। जो घर थे 2 फ्लोर 3 फ्लोर आपको देखने को मिलेंगे, वुड या फिर मड ब्रिक का यूज़ करेंगे। जो किंग पैलेस हुआ करता था वुड का बना होता था, या फिर उसको स्टोन कार्विंग से डेकोरेट किया जाता था। और इवन गार्डन्स हुआ करते थे, और जो बर्ड्स थे वो उन गार्डन्स के अंदर रहा करते थे। सो हेंस यू कैन सी कि मेगस्थनी हु वाज द एम्बेसडर टू चंद्रगुप्त मौर्य, किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। तो कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं। बिंदुसार की हमें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देखने को मिलती, बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार की उतनी ज़्यादा, बाद में ना ये एक सेक्ट भी ज्वाइन करते हैं जिसका नाम था जीविका सेक्ट। इसको बस इतना ध्यान रख लेना। इनका मानना था कि आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन नियति। नियति का मतलब है सब कुछ प्री डिटरमाइन है, जो लिखा है वो होके रहेगा। ही वॉज द बिलीवर ऑफ आजीविका सेक्ट। बिंदुसार का बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, सो यू डोंट हैव एनी नीड टू रिमेंबर लॉट ऑफ थिंग्स। अब आते हैं अशोका। अशोका को माना जाता है दैट ही वॉज यूनिक रूलर। वाई ही वॉज यूनिक रूलर? बिकॉज इनकी जो लाइफ है ना, पहले ये इंडल्ज रहते हैं प्लेजर में, ठीक है, सेक्सुअल प्लेजर्स एंड ऑल में। उसके बाद ये क्या करते हैं, फाइट में इन्वॉल्व रहते हैं। लास्ट बैटल लड़ते हैं कलिंगा वॉर। फाइट करने के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है कलिंगा वाले एरिया में। जब ये देखते हैं बहुत ज़्यादा खून खराबा हो चुका है, देन ही स्टार्टेड टू फॉलो धम्मा, यानी कि धर्म के रास्ते पे उसके बाद चलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मैंने बोला धम्मा, यानी कि आर की एब्सेंस। प्राकृत लैंग्वेज जो होती है ना, उसमें आर का जो है आपको बहुत रेयर मेंशन देखने को मिलता है। वहाँ पे कोई भी चीज़ होती है आर से रिलेटेड, उसको ए से सप्रेस कर दिया जाता है, दैट्स वाई। तो मोस्ट फेमस जो मॉडर्न रूलर हैं वो हैं अशोका। फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने ट्राई किया कि वो कैसे अपने मैसेजेस इंस्क्रिप्शन के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकते हैं, सो दैट एवरी इंडिविजुअल जो कि उनके एम्पायर के अंदर नहीं आ सकता, उन तक भी सारे मैसेजेस पहुंच सके। जो लैंग्वेजेस यूज़ हुई इंस्क्रिप्शंस के लिए, दैट वाज द प्राकृत, और दूसरी हुआ करती थी ब्रह्मी स्क्रिप्ट, इंपॉर्टेंट वन। अशोका का वॉर होता है कलिंगा में, विच वॉज ऑन द कोस्टल एरिया ऑफ द ओडिशा। अगर आपको मैप ध्यान हो, मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है ये वाला,
कोस्टल रीजन ऑफ द उड़ीसा, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे कलिंगा वॉर हुई थी, पर जब ब्लड शेड वो देखते हैं तो उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और उसके बाद वो अपना वॉर वाला जो एटीट्यूड था वो पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं और धम्मा के रास्ते पे चल पड़ते हैं। एक रीज़न ये भी था कि अशोका ने इतना ज़्यादा एक्सटेंशन किया क्योंकि उन्होंने धम्मा स्प्रेड करना लगा। दैट इज़ द पॉलिसी ऑफ पीस, पीस के रास्ते पे चले। कई लोगों ने उनको एक्सेप्ट भी किया, बट बाद में हम देखते हैं पुष्यमित्र, सुंगा वगैरह आ जाते हैं जो कि मौर्यन एम्पायर को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं अशोकन इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वॉर। दिस इज़ वॉट अशोका डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन। 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कॉन्कर्ड कलिंगा। मतलब 8 साल बने हुए हो गए थे अशोका को जब उन्होंने कलिंगा को एक्वायर किया। अबाउट लाख एंड हाफ पीपल वर कैप्चर्ड। इतने लाखों में लोगों को कैप्चर किया गया और लाख से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया। उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और जो भी मैंने लैंड कॉन्कर करी थी वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सबको मारा एंड देन बहुत सारों को एज अ प्रिजनर लिया। ब्राह्मण्स भी मरे, मॉन्क्स भी मरे, लॉट ऑफ पीपल डाइड। जो पीपल काइंड थे टू दियर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, टू दियर स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, दे ऑल्सो डाई। अपने जो भी उनके लव्ड वन थे वो सारे मर गए। दिस इज़ वाई आई एम सैड। इसी वजह से मैं उदास हूँ। एंड आई हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्मा। इसी वजह से मैं धम्मा के रास्ते पे जा रहा हूँ एंड टू टीच अदर्स अबाउट इट एज वेल। और मैं बाकियों को भी बताना चाहता हूँ कि वॉर के ऊपर पीस जो है वो ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्मा इज़ मच बेटर देन कॉन्करिंग देम थ्रू फोर्स। यानी कि लोगों का दिल जीतना है तो धम्मा के थ्रू जीतो, अदरवाइज वॉर के साथ कोई फ़ायदा नहीं है। I am inscribing this message for the future so that my son and grandson after me should not think about war. ताकि आगे की जो भी मेरी जनरेशन्स आएँ, इवन कि कोई भी जनरेशन आए, वो वॉर के बारे में ना सोचे। इंस्टेड उनको सोचना चाहिए कैसे हम धम्मा को स्प्रेड कर सकते हैं। तो धम्मा जो है दैट्स अ प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म दैट इज़ धर्म। अशोका का धम्मा जो था ये वर्शिप ऑफ गॉड में बिलीव नहीं करता था, जैसे कि टेम्पल वर्शिप होगी, वैसा कुछ नहीं था। ना ही सेक्रीफाइसेस में बिलीव किया करता था। ही फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर ट्राई टू टीच हिज चिल्ड्रन, ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट। तो एक तरह से अपनी ड्यूटी की तरह इसको मान के चल रहे हैं। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। बुद्धा की टीचिंग से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। अब ये जो एक नीचे इमेज दिख रही है ना, ये रामपुरवा में है। रामपुरवा बुल बोलते हैं इसको। अब रामपुरवा आपने ध्यान दिया हो, मैंने लास्ट में बोली थी वो साइट की, ये देखो ये रामपुरवा है। हेयर नेपाल वाले रीजन में देखोगे थोड़ा सा जस्ट नीचे बॉर्डर पे है यूपी और नेपाल वाला, ये वाला। ठीक है, दिस इज़ द रामपुरवा। यहाँ पे आपको ये बुल की इमेज देखने को मिलती है, दिस वन। दिस इज़ कॉल्ड रामपुरवा बुल। यहाँ पे आपको क्या देखना है, कितने फाइनली ये पॉलिश हो रखा है। स्टोन स्कल्पचर है, कितना फाइन पॉलिश इसके ऊपर हो रखा है। दिस वॉज पार्ट ऑफ द मॉरन पिलर। रामपुरवा बिहार वाले रीजन में मिलता है एंड नाउ हैव बीन प्लेस्ड, ओ सो सॉरी मैंने आपको यूपी बोल दिया पहले। सो आई वॉज टेलिंग दैट बिहार वाले एरिया, ठीक है, बॉर्डर जो एरिया है। और अभी जो है ये रामपुरवा बुल आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रपति भवन के अंदर। ये एग्जाम्पल है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी स्कल्पचर्स को उस टाइम पे, कितना ज़्यादा फाइन पॉलिशिंग इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। सो देयर वर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो अशोका को फेस करनी पड़ती है रिलेटेड टू द रिलीजन। समटाइम बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हो जाया करते थे, एनिमल्स का सेक्रीफाइस हुआ करता था, स्लेव्स और सर्वेंट्स जो थे उनको बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था, इतने सारे क्वेल्स हुआ करते थे फैमिलीज़ के अंदर, नेबरर्स के बीच में। अशोका फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स जिनको बोला गया धम्मा महामाता। जस्ट बिकॉज अशोका अकेले तो नहीं जा सकते थे घर से घर या हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो धम्मा महामाता को अपॉइंट किया गया जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे टू स्प्रेड द टीचिंग related to the Dhamma. Beside, Ashoka got his message inscribed on the rocks and pillar, inscription जिसको बोलते हैं, instructing his officials to read his message to those who could not read it themselves. जो लोग खुद नहीं पढ़ पाते थे उनको तो धम्मा महामाता को ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप पढ़ के बताओगे उनको। अशोका अपने मैसेंजर्स भी भेजा करते थे इन ऑर्डर टू स्प्रेड द आइडिया अबाउट द धम्मा टू अदर लैंड सच एज सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, और अपने बच्चों को जो कि उनका पुत्र था महेंद्र और डॉटर थी संघमित्रा, इनको जैसे कि मैंने बताया श्रीलंका भेजा था।
बहुत सारे रोड्स बनवाए, वेल्स डिग करवाए एंड बहुत सारे रेस्ट हाउसेस बनाए, बिकॉज पिलग्रिम भी चल रहा था। जब पिलग्रिम था तो मतलब लोग जो हैं वो होली प्लेसेस पे जाएंगे, तो उनके लिए श्राइन्स भी बनाई। और अगर कोई बीमार हो जाता है, वेदर ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स, तो उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया गया। अशोका ने क्या मैसेज दिया अपने सब्जेक्ट्स को, यानी अपने लोगों को? पीपल परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ रिचुअल व्हेन दे फॉल इल, व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, व्हेन चिल्ड्रन बॉर्न, और व्हेन दे गो ऑन जर्नी। बट ये रिचुअल उनके अकॉर्डिंग यूज़फुल नहीं है। इसके अलावा अगर आप क्या करोगे, कोई ऐसी प्रैक्टिस करोगे जो कि दूसरों की हेल्प कर सके, फॉर एग्जाम्पल बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, जो भी आपके दास हैं या फिर नौकर हैं उनके साथ जेंटली ट्रीट करो, तो उस केस में भी आप देखोगे कि आपको बहुत अच्छा फील होगा इन द एंड। रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर्स, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो। ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कंपैशन, कंपैशन के साथ ट्रीट करो सभी को। गिविंग गिफ्ट टू द ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, तो गिफ्ट दो ब्राह्मण्स और मॉन्क्स को। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर, ये भी गलत थी चीज़। अच्छा ठीक है, यहाँ पे जो हर एक इंसान है उसको सभी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि अगर अपने की रिलीजन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं बट वहीं पे दूसरे के रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो दैट वाज द टीचिंग बाय अशोका। डन। ओके, नाउ ये जो कुछ सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे ना, ये आपको स्क्रिप्ट के देखने को मिलते हैं। पहला अर्ली ब्रह्मी जो स्क्रिप्ट है उसको रिजेंबल करता है। देन ये देवनागरी है, यहाँ पे बंगाली आ जाती है, मलयालम, एंड देन फाइनली तमिल। तो इस तरह से आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट ब्रह्मी स्क्रिप्ट उस टाइम की। ओके तो ये ए जो शब्द होता है ना, अ की जो साउंड देता है, वो सारे ही इस तरह से रिप्रेजेंट हुए हैं। ये हम त्र की तरह देख सकते हैं, बट ठीक है, ये अ की साउंड देंगे सारे। ए। डन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 7th। चलो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं फ्रॉम द नोट्स। पीडीएफ आपको चाहिए होगी तो टेलीग्राम से ले लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन। अशोका की इंस्क्रिप्शन हमें पिलर या फिर रॉक्स पे देखने को मिलते हैं। इनके ग्रैंडफादर का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य जिनका नाम था। ये इनके बहुत इंपॉर्टेंट टीचर हुआ करते थे सॉर्ट ऑफ। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। डायनेस्टी का मतलब है जब एक ही फैमिली के मेंबर्स रूलर बनते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोका, दैट इज़ कॉल्ड डायनेस्टी। इसके बाद हम देखते हैं कि तक्षशिला, पाटलिपुत्र और उज्जैन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पाटलिपुत्र में एम्परर खुद बैठा करते थे, जबकि तक्षशिला और उज्जैन वाले एरिया में अपने गवर्नर्स रखा करते थे। तक्षशिला जो था इट वॉज गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट, और ये ब्लैंकेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उज्जैन जो था इट वॉज द गेटवे टू द साउथ। साउथ क्यों इंपॉर्टेंट था? जस्ट बिकॉज यहाँ पे गोल्ड और प्रीशियस मेटल हमें देखने को मिलते हैं। देन एम्प्रस जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम किंग, एज एम्पायर नीड मोर रिसोर्सेज, क्योंकि एम्पायर ज़्यादा बड़ा होगा तो वहाँ पे रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए होंगे और लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स चाहिए होंगे इन ऑर्डर टू कलेक्ट द टैक्सेस। अर्थशास्त्र हमें बताती है अबाउट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो ये अर्थशास्त्र में मेंशन था। मेगस्थनी जो कि एक एम्बेसडर भेजे गए थे टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। किसने भेजा था? तो सेलिकस निकेटर हुआ करते थे, हु वाज द ग्रीक किंग, तो उन्होंने भेजे हुए थे, एम्बेसडर थे बेसिकली। तो इसके बारे में भी ध्यान रखना। मेगस्थनी ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी है पाटलिपुत्र रीजन की। किस तरह से उन्होंने बताया कि जो पाटलिपुत्र वाला एरिया है, यानी कि आज का पटना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बड़ी बड़ी सिटीज़ थी। सारी की सारी मैसिव वॉल से सराउंडेड थी। 570 टावर्स आपको देखने को मिलेंगे, 64 गेट्स, 2 से 3 स्टोरी यानी कि 2 से 3 फ्लोर वाली जो हाउसेज़ हैं आपको देखने को मिलते हैं। देन अशोका की बात करें तो ये अपना मैसेज जो है इंस्क्रिप्शन के थ्रू सेंड करते हैं, और प्राकृत या फिर ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे। और ये भी बताया गया है, इन्होंने ये भी मैसेज दिया कि कलिंगा वॉर ने कैसे इनकी लाइफ को बदल के रख दिया, और जब वो देखते हैं लॉट ऑफ ब्लड शेड ऑन द लैंड। देन ट्रबल क्या क्या थे सोसाइटी में, डिफरेंट रिलीजन थे तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते थे। स्लेव और सर्वेंट जो थे उनको बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था। क्वेल्स हो जाया करते थे, यानी कि लड़ाइयाँ हो जाती थी फैमिली या फिर नेबर्स के बीच में। तो अशोका को ये इंपॉर्टेंट फील हुआ कि मुझे इन सब की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो कैसे सॉल्व करी? बाय अपॉइंटिंग द धम्मा महामाताज। धम्मा महामाता को अपॉइंट किया, तो ये जाया करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे इन ऑर्डर टू टीच द पीपल। और इवन जिन इंस्क्रिप्शन को लोग पढ़ नहीं पाते थे तो उस केस में धम्मा महामाताज उनको पढ़ दिया करते थे कि क्या लिखा हुआ है। देन धम्मा जो है वो बहुत सारे एरियाज़ में स्प्रेड करता है, जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका। श्रीलंका में वो अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजते हैं।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 7. अब देखेंगे हम चैप्टर नंबर 8 इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैप्पी न्यू ईयर अगेन. और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. थैंक यू एवरीवन. हैव अ नाइस डे.